हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल अच्छे। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी यार। बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को लेके अगले महीने इसका एग्जाम का डेट आया हुआ है और स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी 1 फरवरी से ही आपका एग्जाम है। तो केमिस्ट्री को लेके मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ। 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर अभी तक वो नहीं देखा तो देखो, यहाँ पे 2 पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। ये रहा पार्ट 1 आपका और ये रहा आपका पार्ट 2। तो दोनों पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया खूब अच्छे से। अभी तक इसको नहीं देखा तो यार जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको देख सकते हो। ठीक। और अगर चैनल पे आप नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक। तो पार्ट 3 पे हम लोग मूव करेंगे जल्द से जल्द। और इस वीडियो में 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना, 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक। तो 2021 का जो भी क्वेश्चन पेपर आया था बिहार बोर्ड का केमिस्ट्री का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं सभी चीज को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? तो 70 क्वेश्चन पूछा था। कितना क्वेश्चन पूछा था? 70 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 1 to 70। तो 70 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से मात्र 35 क्वेश्चन करने थे। ठीक। आंसर यानी 35 क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी पेपर था। देखते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा था कैसा नहीं था, डिस्कस करते चलते हैं। एग्जाम के पहले इस वीडियो को देखोगे बहुत ही हेल्प मिलेगा, रिवीजन हो जाएगा पूरा। एक बार पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का, और आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? ठीक। विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट, यही सवाल पूछा है हमारा। तो देखते हैं कौन सा टाइप ऑफ क्रिस्टल है। आप सभी लोग आंसर कर दीजिए इसका। आप सभी ने आंसर कर दिया होगा, मैं समझाते हुए चल रहा हूँ इसका। देखिए, आयोनिक होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट की बात कर रहा है। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो आयोनिक होगा नहीं। ग्रेफाइट मतलब क्या होता है? ग्रेफाइट में होता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। ठीक। ग्रेफाइट में आपका होता है कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ईएन कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा ईएन हो जाएगा आपका जीरो। डेल्टा ईएन कितना हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो हो गया, क्योंकि दोनों भाई सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो जीरो हो गया। जीरो होने से ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कैसा हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड हो जाएगा आपका नॉन पोलर बॉन्ड। कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड कहने का मतलब क्या हो गया सर? नॉन पोलर बॉन्ड कहने का मतलब हो गया कि ये जो है, इस पे चार्जेस अपीयर नहीं होंगे। तो अगर कल को चार्जेस अपीयर नहीं होंगे तो आयोनिक तो ऐसे ही नहीं हुआ। ठीक। मेटालिक है नहीं, क्योंकि कार्बन मेटल होता नहीं है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। बच गया मॉलिक्यूलर और कोवेलेंट। तो आपको पता है अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड है तो नॉन पोलर बॉन्ड होने से कैसा कंपाउंड हो जाएगा? ये कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। तो कैसा क्रिस्टल होगा ग्रेफाइट हमारा? कोवेलेंट क्रिस्टल। ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज, बीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन। देखिए, पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था ना, तो सॉलिड स्टेट का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन देखिए, 2021 में क्वेश्चन पूछा है सॉलिड स्टेट का। इसका मतलब सॉलिड स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला साल जो पेपर आया था ना, 90% पेपर वही रिपीट होने वाला है इस बार। मतलब वैसा ही वेटेज रहेगा। क्वेश्चन भी 50% रिपीट हो जाते हैं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देखते जाइएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी। तो बीसीसी की बात कर रहा है। अब बीसीसी में आपको पता है कि 8 एटम्स तो कॉर्नर पे होते हैं। 8 कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे। जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 कॉर्नर पे जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। और एक होता है हमारा सेंटर पे। एक कहाँ होता है? सेंटर पे, जिसका कंट्रीब्यूशन भी होता है एक। ये आपने पढ़ा होगा, ये जेड निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक ना? ये जेड निकालने का। ठीक। तो 8 होता है कॉर्नर पे, जेड निकालने का फॉर्मूला होता है। एक सेकेंड। ये, हाँ, ये यहाँ पे चला गया, सॉरी, इसको इरेज कर देने दीजिए। ठीक है। तो जेड निकालने का फॉर्मूला होता है, 8 होते हैं कॉर्नर पे। बीसीसी की बात करें तो 8 एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, और कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। ये सभी को पता है। और एक जो होता है वो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट होता है, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। ये जेड क्या होता है सर? जेड होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसको मैं थोड़ा लिखूंगा तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मतलब प्रति यूनिट सेल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा। जैसे बीसीसी में पूछ रहा है तो कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, वही पूछा है। तो आपका आंसर यहां से कितना हो जाएगा? देखिए, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से तो हो जाएगा 1। और यहां से ये 1 into 1 कितना हो जाएगा? 1 1 जो 1 + 1 1। तो आंसर कितना हो जाएगा?
2, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जेड निकालना था आपका बेसिकली, यहाँ पे पूछा था कि बताइए नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में कितने प्रेजेंट होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स आपका पर यूनिट सेल निकालना होता है, ठीक ना, कि बीसीसी में पूछ रहा है तो उसके यूनिट सेल में, अब देखिए यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में पूछा था, तो यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो आपको निकालना पड़ेगा। 8 आपको कॉर्नर पे होता है। अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ एटम, अगर कल को पूछता है टोटल नंबर ऑफ एटम, तो आप 9 आंसर कर देते हैं। 8 होते हैं कॉर्नर में और 1 होते हैं बॉडी सेंटर, तो 9 आंसर हो जाता। लेकिन ये पूछा था यूनिट सेल में, तो पर यूनिट सेल निकालना है। देखिए 9 ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो ऐसे भी आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि 9 ऑप्शन ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं अगर 9 ऑप्शन देता तब अच्छा सवाल होता है, ठीक है ना। लेकिन 9 ऑप्शन नहीं दिया तो आपको ऐसे ही क्लिक कर जाएगा कि जेड निकालना है, तो जेड निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम जो कि प्रेजेंट है इनटू में उनका कंट्रीब्यूशन, ठीक ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एन एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको कौन से चैप्टर में पढ़ाया जाता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है आपको सॉल्यूशन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में पढ़ाया जाता है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम से चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब आपको पता है डेंसिटी क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? बिल्कुल नहीं। क्या मास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है? जो सॉल्वेंट नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड ना करे, मतलब कल को अगर सॉल्वेंट हमने कितना मिलाया इस बात पे डिपेंड ना करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, अमाउंट पे डिपेंड कर सकता है, ठीक ना। एक तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आया तो बता दे कि जो डिपेंड नहीं करता है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अमाउंट पे। इसीलिए तो हम आई भी निकालते हैं वन टफ फैक्टर। आई का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस में n-1 आई आया तो बता देना इंटू अल्फा। अगर डिसोसिएशन हुआ कल को, एन क्या होता है? नंबर ऑफ, जैसे कि MgCl2, MgCl2 का आई निकाले, अल्फा क्या होता है? कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ। अगर हम MgCl2 का आई निकाले तो आई देखिए, आई बता दे रहे हैं, बहुत ही बार पूछता है कि अगले ही क्वेश्चन में आई का काम आ जाएगा। MgCl2 का आई पूछे तो आई के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी? जो भी इसके नीचे वाला नंबर होता है ना वही हो जाता है। जैसे Mg को पूछो तो Mg के नीचे क्या है? 1, Cl के नीचे क्या है? 2, तो एन की वैल्यू हो गई 3। अब बस अगर कुछ ना दिया हो तो अल्फा ले लो, अल्फा की वैल्यू 1 ले लो। मान लो 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो एन की वैल्यू 3 रख दो, यहां से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है अमाउंट पे, ना कि नेचर पे डिपेंड। नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक ना। क्या मिलाया इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, कितना मिलाया इस बात पे डिपेंड करता है। तो मास तो होगा नहीं, ठीक। टेम्परेचर होगा नहीं, हो क्या जाएगा आपका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाता है, आपने सभी ने पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्यूशन बनने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा घट जाता है। और क्या होता है? RLVP होता है, और क्या होता है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक ना। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्यूशन का ही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दे। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस प्रोड्यूसेस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए 2021 में अच्छा सा सवाल पूछा, 2019 में हमको भले ही उतना अच्छा सवाल नहीं मिला, लेकिन 2021 में अच्छा सा सवाल पूछा है। तो आपको हम पूरा चीज इसके रिलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट इसके बारे में पूरा बता देते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट का कंपेरिजन बॉइलिंग पॉइंट का कंपेरिजन कैसे कैसे देखते हैं, ठीक। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए 2 प्रकार का फॉर्मूला होता है। एक होता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, जो कि होता है आई के टर्म में बात करें तो आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ये होता है। और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली सेम होता है, बस के बी की जगह आ जाता है के एफ, ठीक ना। के एफ, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। के बी एलिवेशन कांस्टेंट होता है और ये फ्रीजिंग वाला कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक ना। तो डेल्टा टीएफ के फॉर्मूला में दोनों में देखिए आई तो दोनों में है, मोलैलिटी भी दोनों में है, बस इसमें के बी आ जाता है और डेल्टा टीएफ में क्या आ जाता है? के। लेकिन हमको पता है कि डेल्टा टीबी का एलिवेशन होता है, मतलब ये बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है कहने का मतलब कि बाद वाला बॉइलिंग पॉइंट पहले होगा, मतलब टीबी, और पहले वाला जो कि ओरिजिनल होता है टी नॉट बी वो बाद में होगा। तो ये हो जाता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, ठीक ना। ये किसका फॉर्मूला हो जाता है आपका? डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। अब लगे हाँ डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिख दें हम, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लिख दें। तो डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसमें डिप्रेशन आता है, मतलब पहले वाला बड़ा होता है तो टी नॉट एफ, और बाद वाला क्या होता है? छोटा होता है तो टी एफ। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला हो गया डेल्टा टीएफ का। तो आपके सामने सभी फॉर्मूले, चारों फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या है? ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो बाद वाला ज्यादा होगा तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना। ये बाद वाला कौन होता है? टीबी, और ओरिजिनल वाला पहले वाला कौन होता है? बिना सॉल्यूशन बनने से पहले खाली सॉल्वेंट का क्या होता है? टी नॉट बी, ठीक ना। तो अब देखिए
अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बात करें मैक्सिमम डिप्रेशन पूछ रहा है, ध्यान रहे डिप्रेशन पूछ रहा है, तो डिप्रेशन कौन है, डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डेल्टा टीएफ इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अगर कुछ बोला नहीं तो मोलैलिटी सबके लिए कांस्टेंट ले लो, तो डेल्टा टीएफ जो है वो यहां पे लिख देते हैं आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टीबी भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट आप ध्यान से देखिए, तो अगर डेल्टा टीएफ बढ़ेगा ना तो टीएफ घटेगा, डेल्टा टीएफ बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, टी नोट एफ और टी नोट बी तो कांस्टेंट होगा, ठीक ना। लेकिन अगर डेल्टा टीएफ बढ़ेगा ना तो टीएफ घटेगा, कहने का मतलब अगर डेल्टा टीएफ आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आई के, माने जिसका आई ज्यादा होगा ना उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों बात अलग है, दोनों में अलग है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक ना। टीएफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई, जबकि डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी तो डायरेक्टली है, ठीक। और बॉइलिंग पॉइंट देखिए, अगर डेल्टा टीबी बढ़ा तो टीबी भी बढ़ेगा, टीबी भी बढ़ेगा, माइनस से पहले वाला है ना, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो डेल्टा टीबी और टीबी दोनों ही आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर कल को बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ देता ना तो बॉइलिंग पॉइंट जिसका आई सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे। अब इसका बात करें आई, आई किसका ज्यादा, जिसका एन ज्यादा, क्योंकि आई इज इक्वल टू अभी भी ऊपर बताया ना यहाँ पे 1 प्लस एन माइनस, तो जिसका एन ज्यादा उसका आई ज्यादा, तो बस देख लो इसका एन कितना होगा, इसका आई तो 1 हो जाता है भाई, यूरिया का आई 1 हो जाता है, ग्लूकोज का आई कितना हो जाता है 1, क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ये तो डिसॉल्व होंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, और टूटेंगे नहीं तो इनका आई कितना हो जाता है 1। K2SO4 का बात करें तो इसका आई कितना हो जाएगा, इसके नीचे है 2, और SO4 के नीचे देखेंगे ध्यान है मॉलिक्यूल के, सर अभी भी तो आप बुलाया नीचे वाला नंबर देखते नहीं, पूरे मॉलिक्यूल के नीचे, तो SO4 के नीचे क्या है 1 और इसके नीचे क्या है 2, तो इसका n की वैल्यू कितनी होगी 3, n की वैल्यू कितनी होगी 3, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2, तो सबसे ज्यादा आई किसका, K2SO4 का, तो सबसे ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किसका, K2SO4 का। उम्मीद है आपको देखिए कितना अच्छा से समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हम फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए तो आप कर लेंगे, नहीं समझ में आया फिर से इसको वीडियो को देखिए, फिर से समझने की कोशिश कीजिए, सभी फॉर्मूला आपके सामने है, उम्मीद है एक बार आप समझे जरूर होंगे, ठीक ना। डेल्टा टीएफ कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सब हम बता दिए, तो उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 तक ही हम डिस्कस करते, देखिए खाली आंसर बताते जाते तो अभी तक तो पूरा पेपर हो गया रहता, लेकिन हम एक एक चीज अच्छे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपको समझाते जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, कि सिर्फ इसका आंसर टिक करवाते जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे मूव करेंगे अपन, आगे मूव करेंगे। द सबस्टांस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अगर किसी ने मोल्टेन NaCl पढ़ा होगा ना, अब देखिए मोल्टेन का बात कर रहा है तो कितना आसान है, मोल्टेन माने पानी है नहीं, अगर पानी है नहीं तो NaCl टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। हम पानी वाला केस भी करा देते हैं, और पानी होता, एक सेकेंड दूसरा ले ले, ये ले लेते हैं, ठीक ना। दूसरा होता तो दूसरा क्या होता है H2O, H2O कैसे टूटता, H प्लस और OH माइनस में। अब आपको पता है एनोड, एनोड मतलब क्या होता है भाई, एनोड मतलब क्या होता है, दो दो होते हैं ना, एक एनोड होता है और एक होता है आपका कैथोड। एनोड मतलब क्या होता है, कैटायन, ऐसे याद किया जाता है, कैटायन होता है पॉजिटिव तो कैथोड होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड फिर कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक। एनोड एनोड से ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन तो कैथोड पे होता है, ऐसे ऐसे याद किया था, ठीक ना। एनोड मतलब क्या, एनोड पे से एनोड और से ही होता है हमारा ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा रिडक्शन। तो एनोड हो गया पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव वाले लोग आएंगे, नेगेटिव वाले लोग कौन कौन हो जाएंगे, देखिए Cl माइनस और इधर से क्या हो गया OH माइनस, ठीक, ये दोनों आ गए। और देखिए कैथोड नेगेटिव है तो प्लस वाला कौन कौन हो गया, Na पॉजिटिव, और इधर से कौन आ गया H पॉजिटिव। अब आपको सीरीज याद होगा पूरी तरह से, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो सीरीज होगा वो आपको याद होगा, इन दोनों में ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, Cl माइनस का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो नेगेटिव से अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, माने अब है इसका -1 तो अब हो जाएगा 0, माने हो जाएगा Cl2, ठीक ना। Cl2 में चेंज हो जाएगा। OH माइनस का नहीं होगा, ये आपको सीरीज पता होगा तो आपको पता होगा OH माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस ऊपर आता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, OH माइनस का नहीं हो। और इन दोनों में किसका हो जाएगा, H प्लस का हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, अभी बोले ना से एनोड, और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो अगर H प्लस का रिडक्शन हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा, पहले था +1 अब हो जाएगा 0 माने H2 हो जाएगा। तो देखिए कैथोड पे तो हमारा H2 गैस बाहर निकल गया,
ठीक ना। कैथोड पे क्या बाहर निकल गया, H2 गैस बाहर निकल गया, और एनोड पे क्या बाहर निकल गया, Cl2 गैस बाहर निकल गया। तो आपसे क्या पूछा था, द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो कैथोड पे तो हमारा, सॉरी यहाँ पे हम H2 बता दिए, यहाँ पे Na पॉजिटिव का हो जाएगा रिडक्शन, ये आता है ना ऊपर, एक सेकंड, यहाँ पे Na पॉजिटिव का हो जाएगा, Na पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाएगा। इन दोनों में सीरीज, हमको थोड़ा सा सीरीज में कंफ्यूजन है, तो आपको तो याद होगा, आपको तो पता चल गया होगा, सीरीज Na पॉजिटिव का रिडक्शन हो जाएगा और Na पॉजिटिव विल कन्वर्ट इनटू Na। तो आपको इतना पता चल गया होगा कौन डिपॉजिटेड हो गया, कैथोड पे डिपॉजिटेड हो गया सोडियम, और अगर कल को पानी होता तो एनोड पे कौन आ जाता, क्लोरीन गैस बाहर निकलता, लेकिन पानी तो है नहीं हमारा, सिर्फ मोल्टेन के फॉर्म में है। यहाँ पे देखिए मोल्टेन लिखा है ना, मोल्टेन, ठीक ना, तो मोल्टेन लिखा है यहाँ पे देखिए मोल्टेन लिखा है ना, तो मोल्टेन है मैंने, पानी है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस है। अब Cl माइनस यहाँ पे एनोड है, तो Cl2 तो एनोड से लिबरेट हो जाएगा क्योंकि ये पहुंचेगा एनोड पे, और कैथोड पे Na डिपॉजिटेड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सोडियम, ठीक ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर लिए लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज इतना, देन इट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा। आपको पता है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में बस एक नेगेटिव साइन का फर्क होता है, ठीक ना। अगर कल को हम बोल दिए कि x है आपका E0OP, माने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है x, तो बच्चे बच्चे को पता है रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा आपका -x। क्या होगा, -x, बस साइन पलट देते हैं। अगर ये होता -x तो ये हो जाता +x, साइन का बस फर्क होता है, ठीक ना, इसलिए डेल्टा E0 0 हो जाता है, ठीक ना। तो इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.676 है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट, ठीक ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द इन्वर्जन ऑफ, क्वेश्चन, एक सेकंड, क्वेश्चन हाईलाइट करना, ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा है बेसिकली, हाँ चलिए, देखिए यहाँ पे द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन इतना, ये कौन सा ऑर्डर है। तो सभी बच्चे ने पढ़ा होगा कि दो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है वो कौन सा ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर होता है, यूनिमोलिकुलर होता है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, कि कुछ नहीं, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस करने का मतलब इन सभी ऑप्शन में से। तो ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर बेसिकली जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है, ये देखिए इसका जो रेट कांस्टेंट होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसके रेट, इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकली है, इसमें कोई भी समझाने लायक कुछ है नहीं, ये प्रैक्टिकली होता है, हर बच्चे को पता होता है। C12 S22 और O11 के कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक ना। ये एक सेकंड इसको आर रेट होगा ना, ये R इज इक्वल टू के, R इज इक्वल टू के, ये रेट कांस्टेंट का आपका ऑर्डर, ये क्या बोला जाता है, इक्वेशन हो गया। तो R इज इक्वल टू के, और सिर्फ इसके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। H2O का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट लिया जाता है यहाँ पे। तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, ठीक ना। कौन सा डिग्री हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये तो सेकंड ऑर्डर तो होगा नहीं, ये तो खत्म, यूनिमोलिकुलर होगा नहीं। और देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने इन्वॉल्व है, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो अगर कोई अगर मॉलिक्यूलरिटी पूछता तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो जाता, तो मॉलिक्यूलरिटी मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है ना, एक तो ये C12 सुक्रोज है हमारा, और एक वाटर है, तो दो मॉलिक्यूल हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। लेकिन अगर कोई आपसे ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो ऑर्डर यहाँ पे 2 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक होता अगर, लेकिन यहाँ पे H2O का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया, कांस्टेंट ले लिया जाता है, इसलिए एस रिएक्शन को बोला जाता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर। उम्मीद है आपने सीडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा होगा कि कोई भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बना दें, वैसे रिएक्शन को बोला जाता है सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आपको कुछ भी ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो यार, उसको अच्छे से हम आपको बता देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय इतना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। तो उम्मीद है हर बच्चे ने पढ़ा होगा कि रेट का जो इक्वेशन होता है उसमें जो भी पावर होता है सबको जोड़ दीजिए, वही होता है ऑर्डर। ऑर्डर इज इक्वल टू होता है, लिख देते हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऑर्डर का हम डेफिनेशन लिख दे, ऑफ ऑल द स्पेसिस इन्वॉल्व, जितने भी स्पेसिस इन्वॉल्व, जितने भी मतलब लोग इन्वॉल्व होंगे ना रिएक्शन में,
उन सभी का कॉन्सेंट्रेशन का जो भी पावर है, जैसे इसमें ए इन्वॉल्व है, ए का पावर कितना है 2, बी का पावर कितना है 1, तो ए का पावर है 2, बी का पावर है 1, अगर हम दोनों को जोड़ दें सम बोल रहा है तो 2 प्लस में 1 ऑर्डर कितना हो गया 3, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या हो जाए। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आपको पता है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायलिसिस की बात करें। एक चीज को यहाँ पे देख लेते हैं, डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस होता है बेसिकली वेस्ट पार्टिकल को ब्लड से बाहर निकालना, जो भी हमारा ब्लड होता है ना उसमें जो भी वेस्ट पार्टिकल होते हैं उसको बाहर निकालना, उसी फिनोमेना को डायलिसिस बोलते हैं। टिंडल इफेक्ट तो हर बच्चे को पता होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, वो जो टॉर्च वॉर्च लेके अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हमको पता है सॉल्यूशन जो होता है उससे लाइट रे पूरी तरह से पास कर जाते हैं क्योंकि उसमें हेवी पार्टिकल है नहीं, लेकिन जो भी सस्पेंशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उससे तो लाइट रे पास कर जाता है, हमको उसका पाथ नहीं देता, लेकिन जो सस्पेंशन होता है हेवी पार्टिकल उससे लाइट स्कैटर्ड कर जाता है। क्या कर जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है। ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। इमल्सन आपको पता है, इमल्सन क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन होता है, उसी को बोला जाता है इमल्सन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोफोरेसिस थोड़ा सा नाम भी मैच कर रहा था, तो ऐसे ही आपको पता चल गया ऑप्शन नंबर डी। तो इन तीनों के बारे में भी हम बता दें, और चौथा तो सवाल ही है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डायलिसिस होगा नहीं, वो तो ब्लड से वेस्ट निकालने का फॉर्मूला, उसी को बोलते हैं डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा था, नेचुरल सबस्टांस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए दो दो चीज दिया, एक तो ओर दिया है और एक मिनरल दिया है। स्लैग और गैंग आपको पता होगा, स्लैग क्या होता है और गैंग क्या होता है, क्या आपको पता है। जो भी ओर में हमारा जो भी ओर होता है, और जो भी ओर में वेस्ट पार्टिकल होते हैं ना, वेस्ट पार्टिकल, उन्हीं वेस्ट पार्टिकल का नाम बदल दिया जाता है मेटलर्जी चैप्टर में, और उसको बोल दिया जाता है कि वो गैंग बोला जाएगा, ठीक ना। स्लैग क्या होता है, जो भी बाहर निकल जाता है मिनरल, जब भी हम आपका ऑक्साइड वगैरह बनाते हैं ना, आपको पता होगा Fe2SiO3, एसिडिक स्लैग, बेसिक स्लैग आपने सब पढ़ा होगा, जो बाहर निकल जाता है, ठीक ना, उसी को बोला जाता है स्लैग, ठीक ना। जो वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है, जो वेस्ट होता है उसको गैंग बोला जाता है। और जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं या जब भी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो जो वेस्ट बन के बाहर निकल जाता है उसी वेस्ट को बोला जाता है अपन स्लैग, ठीक ना। तो दोनों एक प्रकार से वेस्ट पार्टिकल ही हैं। अब या तो होगा और या फिर होगा मिनरल, तो आप बताइए क्या होगा यहाँ पे, ए होगा या। तो आपने पढ़ा होगा कि मिनरल तो सभी कहे जाते हैं, मिनरल तो, एक सेकंड ये कहाँ चला गया कर्सर भी, कहा, ये मिनरल तो सभी कहे जाते हैं, ठीक ना, लेकिन मिनरल और हम उसको बोलते हैं ना, और जिस मिनरल से अपन मेटल निकाल सके, मतलब मिनरल का ही दूसरा नाम होता है और। जिस मिनरल से अपन मेटल निकाल सके ना, उस मिनरल को अपन बोलते हैं क्या, उस मिनरल को अपन बोलते हैं और। क्या बोलते हैं, और। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक ना। मतलब मिनरल तो सब है, भले उससे मेटल निकले या नहीं उसका नाम मिनरल होगा, लेकिन जिस मिनरल से अपन मेटल निकाल सके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मेटल निकला, उसका दाम, उसका 10,000, मतलब मान लीजिए नॉर्मल एग्जांपल है समझा, 10,000 खर्चा हुआ, ठीक ना, लेकिन निकालने का खर्चा हो गया 50,000, तो काहे का हम निकालेंगे उसको। तो प्रॉफिटेबल कहने का मतलब है कि अगर 10,000 उस मेटल का कॉस्ट है, तो उससे चीप प्राइस में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 में हम मेटल को निकाल सके, कम ही खर्चे में निकाल सके, तभी तो हमको प्रॉफिट होगा ना कुछ ना कुछ। तो वैसे मिनरल का नाम बदल के अपन कर देते हैं और। तो ये बस ये नामकरण का दिक्कत है, जैसे गैंग को ही अगर ये स्लैग हो, अगर बाहर निकले वेस्ट पार्टिकल तो उसको बोलते हैं स्लैग, और ऑलरेडी प्रेजेंट हो तो उसको बोल देते हैं अपन गैंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं, एक बार हम देख ले वीडियो, बस 5-6 मिनट और हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो द मेटल ऑब्टेन्ड बाय साइनाइड प्रोसेसेस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनाइड प्रोसेस क्या होता है आपका, साइनाइड प्रोसेस होता है KCN के साथ जब भी हम रिएक्शन करा देते हैं, रिडक्शन हम कराते हैं, आपको पता होगा लीचिंग, लीचिंग नाम आपने सुना होगा, ठीक ना। लीचिंग कराते हैं, किसका किसका कराते हैं, Ag का कराते हैं, सिल्वर का कराते हैं और गोल्ड का कराते हैं, Ag का और Au का, और कॉम्प्लेक्स मिल जाता है यहाँ से, Ag का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है और Au का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। अब कैसे कैसे मिलता है ये तो आप एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे, बस ये सिंपल सा सवाल है कि साइनाइड प्रोसेस से कौन सा मेटल निकलता है, तो इस प्रोसेस को साइनाइड प्रोसेस भी बोल देते हैं, ठीक ना। तो साइनाइड प्रोसेस, अब गोल्ड तो है नहीं, क्रोमियम तो निकलता नहीं है, कॉपर निकलता नहीं है, एल्यूमिनियम तो आपका बेयर्स प्रोसेस, हॉल्ट एंड हेराल्ड प्रोसेस होता है, तो सी ऑप्शन सिल्वर हमारा हो गया। बताएं दिए गोल्ड होता है और सिल्वर होता है, इन दोनों को अपन कौन सा प्रोसेस से बाहर निकालते हैं, साइनाइड प्रोसेस, KCN या फिर NaCN से
रिएक्शन कराते हैं तो इसका कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाएगा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनता है जब हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाता है जो हाइड्रोजन के साथ जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाता है तो वो बनाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सर? फ्लोरीन हो गया, और कौन कौन हो गया आपका? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन नहीं होना चाहिए, ठीक। और फ्लोरीन के नीचे जस्ट क्लोरीन होता है, ब्रोमीन और आयोडीन तो होना नहीं चाहिए, उनका भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो गया। तो नाइट्रोजन है, ये तो बना लेगा, ये भी बना लेगा। H2O है, ये तो बना ही लेगा। HF है, ये भी बना लेगा। HCl जो होता है क्लोरीन, वो थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन चारों में, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन ऐसा सिखाया जाता है कि क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, इंट्रा नहीं बना पाता, लेकिन कभी कभी इंटर मोलिकुलर बनाता है, मतलब दूसरों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है लेकिन खुद में कभी कभी नहीं बना पाता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। जो HCl होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, H2O बना लेगा, HF बना। रीजन क्या हो जाएगा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड, जब एसिड हो कोई भी मॉलिक्यूल हम जब पढ़ाते हैं तो इसको पढ़ाते हैं कोई भी मॉलिक्यूल जो अकेला होता है, जैसे कि H2 हो गया, ये अकेला है, कहने मतलब किसी और के साथ ना हो। अकेला कहने का मतलब ये नहीं कि सिंगल, जैसे H ही। अकेला कहने का मतलब किसी और के साथ बॉन्ड ना बनाया हो, ठीक ना। खुद के साथ बनाया हो वो अलग है, लेकिन किसी और के साथ नहीं बनाया हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। क्या बोले सर? कि अगर अकेला होगा ना, अकेला, यहाँ पे लिख देते हैं अकेला, तो बड़ा ही कमजोर होता है, ये तो नियम ही है। अगर कोई अकेला है तो बहुत कमजोर होगा, और अगर वो बहुत कमजोर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। तो देखो एसिड अकेला है, खुद के साथ जुटा नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। बहुत लोग यहाँ पे +8 लिख देंगे, ठीक ना, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? D 0। क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करा, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज HCl। यहाँ देखिए HCl टूटेगा तो Cl-, फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, और फिर होता है आयोडीन, ठीक, यही होता है ना। और यहाँ पे H+, यहाँ पे H+, यहाँ पे H+, यहाँ पे H+, समझा देते हैं इसको अच्छे से, ठीक। ऐसे ही टूटेगा, सभी टूटेगा, तो HCl टूटेगा तो H+, Cl- में टूटेगा, HF टूटेगा। अब एसिड मतलब क्या? एसिड मतलब ये जो H+ तेजी में दे दे, जो H+ क्या करे? तेजी में दे दे, वही तो हमारा एसिड कहलाएगा। तो H+ वो तेजी में देगा जो नेगेटिव खूब बढ़िया बन जाए। अब नेगेटिव कौन बढ़िया बनेगा? आपको पता है कि अगर ग्रुप की बात हो ना, ये सभी एलिमेंट किसके हैं? ये सभी एलिमेंट हैं, बिलोंग करते हैं किसी ग्रुप के। तो आपको पता है जब एलिमेंट ग्रुप के हो ना, तो ग्रुप के एलिमेंट का दिखाया जाता है साइज, और नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। मतलब नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी जो होगा ना, वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इन सभी में देखो साइज किसका ज्यादा होगा? आयोडीन का साइज सबसे बढ़िया होगा। तो अगर आयोडीन का साइज सबसे बढ़िया होगा, तो आपको पता है आयोडीन का साइज सबसे बढ़िया होगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर इस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, माने नेगेटिव खूब बढ़िया बनेगा, तो इस पॉजिटिव को भी खूब बढ़िया बनाएगा। मतलब H पॉजिटिव जल्दी रिलीज कर देगा, क्योंकि खुद नेगेटिव बनना चाहता है, ताकि स्टेबल, नेगेटिव आई नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो खुद नेगेटिव बनना चाहता है, तो H को भी बहुत जल्दी पॉजिटिव बना देगा, ठीक। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर ही करते हैं तो सबसे बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ कौन हो जाएगा? HI, फिर कौन हो जाएगा हमारा Br वाला C, फिर कौन हो जाएगा हमारा? फिर हमारा हो जाएगा क्लोरीन वाला, दैट इज A, और फिर सबसे कमजोर कौन हो जाएगा? B, क्योंकि फ्लोरीन नेगेटिव सबसे कमजोर होता है, फ्लोरीन नेगेटिव सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि उसका साइज सबसे कम होगा, इसलिए वो H पॉजिटिव जल्दी बनाएगा नहीं, तो एसिड सबसे खराब होगा कौन? हमारा HF। तो आपको पता होगा साइज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, जब ग्रुप की बात करते हैं तो। लेकिन अगर वही बात हम पीरियड की करें ना, यहाँ पे लिख देते हैं पीरियड की अगर बात करें, तो पीरियड में देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? हमारा नेगेटिव चार्ज। तो अगर पीरियड की बात करते हैं तो वही हमारा HF स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम बात कर देते हैं N, ऑक्सीजन, ये सब बात करें, जैसे आपसे पूछ दे कि H2O में और HF में कौन बढ़िया एसिड है, तो HF हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से,
तो पीरियड में भले ही एचएफ जीत जाएगा लेकिन ग्रुप में हार गया। क्यों? क्योंकि आयोडीन नेगेटिव बड़ा होने, साइज बड़ा होने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? DHI सबसे बढ़िया एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट आज का क्वेश्चन यही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में और बात करेंगे अगले क्लास में। ठीक ना, वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो जाए, 30 मिनट का वीडियो रख रहे हैं ताकि आप जल्दी से चीजों को रिवाइज कर लें। और उम्मीद करते हैं आपको अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। एग्जाम का टाइम है, सभी को हेल्प मिलेगा। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 अपन देख लेते हैं। द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंटेशन यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। डाइवर्स क्या होते हैं? डाइवर्स होते हैं गोताखोर, जो वो समुद्र में गोता लगाते हैं ना पानियों में, उन्हीं को बुलाता है गोताखोर। तो ये बिल्कुल डेटाबेस क्वेश्चन। तो हीलियम और ऑक्सीजन आपको पता ही है, हीलियम होता है और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, वही यूज किया जाता है। तो हीलियम ऑक्सीजन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, नाइट्रोजन भी होता है इसमें। तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर हमको याद था, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। डाइवर्स जो होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, जो पानी के नीचे जाते हैं, उनका सांस लेने में जो मतलब बनाया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए बनाया जाता है, उनमें हीलियम गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है और नाइट्रोजन गैस होता है, ताकि वो अंदर पानी में जाकर भी सांस लेने में उनका दिक्कत ना हो। तो ये बिल्कुल डेटाबेस था आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 से हम फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार। हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और एक एक चीज आपसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूरा बता दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इस पे खूब क्वेश्चन पूछता है और इस पे तो जरूर क्वेश्चन पूछेगा, आपको गारंटीड है। ठीक, एनोड कैथोड वाला कॉन्सेप्ट, कौन एनोड पे आता है, कौन कैथोड पे आता है, कौन से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वाला पोर्शन खूब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो धन्यवाद। एक बार हम आपको चैनल दिखा देते हैं, कौन कौन सा वीडियो प्रेजेंट है, आप उसको यार वीडियो को जरूर देखो यार। तो यार ये है आपका प्यारा सा चैनल, एक बार फिर से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इस पे आप वीडियो देख सकते हो। देखो एरोमेटिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ा रखा है, ठीक ना। ये थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के कारण एरोमेटिक केमिस्ट्री मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। एरोमेटिक केमिस्ट्री काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो इसको, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ एक एक चीज आपको बता रखा है, तो आप इसको जाके देख सकते हो यार। ठीक है, आप देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्गाइलेशन सब बता रखा है यहाँ पे, और याद करने का तरीका मैंने पूरा बताया हुआ है। तो उम्मीद है आप इसको देखोगे यार जरूर। हाइड्रोकार्बन भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और यहाँ पे देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो मॉडर्न फिजिक्स होता है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है मॉडर्न फिजिक्स पे, तो वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक, तो आप इसको यार फटाफट जाओ देखो, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करो और ढेर सारा प्यार दो यार इस चैनल को भी। ठीक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक, पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। ठीक, चलिए।